बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ईरान के खिलाफ अमेरिका ने शुरू किया जंग का पार्ट 2। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। ईरान ने कहा यह इकोनॉमिक टेररिज्म है। कनाडा ने अमेरिका से आ रहे सामान पर लगाया $20 अरब का जवाबी टैरिफ। दूध, स्टील प्रोडक्ट्स और प्लाईवुड भी इसमें शामिल। कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की गाड़ियों पर 50% तक टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी। सत्ता में वापसी के 5 साल बाद अफगानिस्तान में कैसे हुकूमत चला रहा है तालिबान, देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। मुकदमे कैसे चला रहे हैं तालिबान के सीनियर नेता। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किया दावा मेरे पिता को जेल में धीरे धीरे मारने की हो रही है कोशिश। अमेरिका के नेवाडा में लगी वाइल्ड फायर पर अधिकारियों ने कहा आग काबू में, लेकिन आगे क्या है खतरा, जानेंगे प्रोग्राम में। और पाकिस्तान के जेनजीज के बीच क्यों ट्रेंड में है गोरिल्लास। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिका ईरान के युद्ध के बाद अब अमेरिका दूसरे फेज में आर्थिक जंग अमेरिका ने छेड़ दी है। यह है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पटरी से उतार देगा। अमेरिका का दावा है कि ये अब तक अपनी तरह का सबसे बड़ा आर्थिक ऑपरेशन है। तो अमेरिकी धमकी का ईरान ने जवाब दिया है और कहा है ये इकोनॉमिक टेररिज्म है। कल यानी सोमवार को अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ सभी आर्थिक समझौते खत्म कर देगा और साथ ही कहा था कि जो भी देश ईरान की आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं उन्हें भी अंजाम भुगतना होगा। उन्हें अलग थलग यानी एकदम अकेला कर दिया जाएगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने उन सभी नेटवर्क्स, मदद करने वालों और फाइनेंशियल चैनल्स की मैपिंग कर ली है जिनकी मदद से ईरान प्रतिबंधों से बचकर तेल का व्यापार कर पाता है। Any entity that facilitates money laundering on behalf of Iran, कोई भी संस्था जो ईरान की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करती है उसे यूएस डॉलर सिस्टम से हटा दिया जाएगा। घड़ी शुरू हो चुकी है। ईरान पर नए प्रतिबंध जो आज से लागू होंगे वो ईरान की उन 5 लाइफलाइंस को टारगेट करेंगी जिनका वो दूसरे देशों में गलत इस्तेमाल करता है। वो हैं डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, गोल्ड, एविएशन और शिपिंग। aviation, and shipping. इन सैंक्शंस पर ईरान से भी प्रतिक्रिया आई है। ईरान के सरकारी टीवी पर वित्त मंत्री अली मदानीजादे ने इस कदम को इकोनॉमिक टेररिज्म बताया है और ईरान का समर्थन करने वाले देशों को अमेरिका ने अलग थलग करने की जो बात कही थी उस पर अली मदानीजादे ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले पार्टनर्स इन प्रतिबंधों को नजरअंदाज करेंगे। मदानीजादे यही नहीं रुके और उन्होंने आगे कुछ ये कहा। उन्होंने इस दौरान हर तरह की कोशिश की है। उन्होंने ईरान के लोगों और सरकारी अधिकारियों की हिम्मत को टेस्ट करने की कोशिश की है और वो इसमें हर बार नाकाम हुए हैं। लेकिन अब उन्होंने फिर से नाकाम होने का दूसरा रास्ता चुना है। हम काफी समय से ऐसे दिनों का इंतजार कर रहे थे और हमें इनके प्लान्स के बारे में पता था। ईरान की सरकार के पास 2 साल का प्लान है और हम पूरी तरह तैयार हैं और ऐसी घटनाओं के लिए तैयार थे। और ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है और उसने कहा कि वो इस एक तरफे अवैध प्रतिबंधों का विरोध करता है। इस जंग की वजह से वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आया है और ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर जंग जारी रहती है तो वो इलाके में होने वाले ऑयल एक्सपोर्ट्स को रोक देगा। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता गैरी उडान्यो। Economic sanctions on Iran and secondary sanctions indeed have been around for years and years and years. Maximum pressure. ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ दूसरे प्रतिबंध कई सालों से लगे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने इसे मैक्सिमम प्रेशर बताया था, लेकिन इसके बावजूद न्यूक्लियर प्रोग्राम विकसित होने से नहीं रुका और 6 महीने से चल रही जंग के बाद भी वो रुका नहीं। अब वो इसकी दोबारा कोशिश कर रहे हैं और ये राष्ट्रपति के लिए एक जरूरी पॉलिटिकल टूल की तरह भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोचा था कि वो ईरान की जंग को 4 से 6 हफ्तों में खत्म कर देंगे, लेकिन वैसा आसानी से हुआ नहीं। तो ये एक तरह की एग्जिट स्ट्रेटजी लग रही है क्योंकि ये कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और अमेरिकियों को गैस और सामान खरीदने के लिए जो पैसे चुकाने पड़ रहे हैं उससे वो हैरत में है। और ये सब उस जंग की वजह से है जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी काफी कुछ हो रहा है। यूक्रेन दौरे पर गए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नम ने कहा है कि वो अगले महीने यूरोप के देशों के नेताओं के साथ अमेरिका जाएंगे। मकसद वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलना और उन्हें यूक्रेन के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें देने के लिए मनाना। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों से बेहतर ढंग से बचाव करना होगा। बर्नम ने यूक्रेन के सहयोगी देशों से यूक्रेन को और ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें भेजने की अपील की। हाल के सालों में सर्दियों का मौसम आते ही रूस ने बार बार यूक्रेन के बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। ब्रिटेन ने ब्रिटिश मिसाइलों के हिस्से के ब्लूप्रिंट शेयर कर यूक्रेन को अपनी क्रूज मिसाइलों की सप्लाई बढ़ाने में मदद करने पर सहमति जताई है। वहीं रूस के पूर्व उप विदेश मंत्री आंद्रेई फोदोरोव ने बीबीसी से कहा है कि ब्रिटेन की ड्रोन फैक्ट्रियों के खिलाफ सेमी मिलिट्री एक्शन हो सकता है। उनका कहना था कि इसे अननोन सोर्सेज अंजाम दे सकते हैं। तो ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच हुए इस समझौते में क्या शामिल है? ब्रिटेन और नेटो की सेनाओं के पूर्व कमांडर इस पर और जानकारी दे रहे हैं। स्टॉर्म शैडो फ्रांस और ब्रिटेन की ओर से मिलकर बनाई गई ये क्रूज मिसाइल है। ये बेहद असरदार है। ये रूस के अंदर लगभग 240 किलोमीटर तक मौजूद टारगेट्स पर अटैक कर सकती है और ऐसा लगता है कि रूस इन्हें रोक नहीं पा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं वो ब्लूप्रिंट है ताकि शुरुआत में स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को यूक्रेन में ही असेंबल किया जा सके। हमने देखा है कि यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत तेजी से काम करती है, इसलिए वो अपनी जरूरत की मिसाइलें बड़ी संख्या में खुद भी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि पेट्रियट मिसाइलों की भी बात होगी। ये उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर हैं जिन्हें रूस अब पहले से ज्यादा संख्या में आम नागरिकों के ठिकानों पर दाग रहा है। लेकिन स्टॉर्म शैडो इन मिसाइलों को लॉन्च होने से पहले ही जमीन पर निशाना बना सकती हैं, इसलिए ये बहुत अहम है। और बीबीसी को अफगानिस्तान के कोर्टरूम का रेयर एक्सेस मिला है। वहां कट्टर इस्लामी संगठन तालिबान को दोबारा सत्ता में लौटने के 5 साल बाद बीबीसी की टीम ने उनके बड़े नेताओं से मुलाकात की है। ये वो लोग हैं जो पहले लड़ाके थे, अब राजनीति में हैं। हमने ये समझने की कोशिश की कि वो संकट से जूझ रहे देश को कैसे चला रहे हैं। हमने उन अफगान लोगों से भी बात की जो फिर से वैसी सख्त हुकूमत में रह रहे हैं जिसे इस संगठन ने दशकों पहले लागू किया था। देखिए बीबीसी संवाददाता कावून खामोश की रिपोर्ट। उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान के गवर्नर अब्दुल्ला सरहदी अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। वो पहले ग्वांतानामो बे जेल में बंद रह चुके हैं। अब उनके ऊपर पूरे इलाके में सख्त शरिया कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी है। वो नहीं चाहते कि हर चीज रिकॉर्ड की जाए, लेकिन हमें मिला ये एक्सेस बहुत रेयर है। एक एक करके स्थानीय लोग अपनी समस्याएं लेकर आए। गवर्नर ने जल्दी जल्दी अपना फैसला सुनाया, लेकिन एक मामला यहां सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। 18 साल की एक महिला अपने पति से तलाक चाहती हैं। उनका आरोप है कि पति उन्हें मारते हैं और बदसलूकी करते हैं। उनकी पहचान सुरक्षित रखने के लिए उनकी बातें किसी और की आवाज में सुनाई जा रही हैं। मैं फांसी के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनके साथ नहीं रह सकती। शरिया यानी इस्लामी धार्मिक कानून में अगर कोई महिला तलाक की पहल करती है तो अक्सर पति की सहमति भी जरूरी होती है। शादी के वक्त पति की ओर से मिली मेहर भी पत्नी को लौटानी पड़ सकती है। अक्सर दोनों पक्षों के बीच पैसों को लेकर समझौता हो जाता है, लेकिन इस महिला के पति का कहना है कि उन्हें उस रकम से 4 गुना ज्यादा चाहिए। आपको काफी समझौता करना पड़ेगा, आपकी इज्जत और मान सम्मान चला जाएगा। गवर्नर साहब, उन्होंने इज्जत और मान सम्मान पहले ही छीन लिया है। महिला को वहां से भेज दिया गया और पुरुषों ने आपस में चर्चा की। महिलाओं में समझ नहीं होती, वो बेअक्ल होती हैं। उन्हें कुछ नहीं पता होता। तलाकशुदा बेटी का आप क्या करेंगे? आप उन्हें मार तो नहीं सकते। उनकी शादी किसी और से करनी पड़ेगी। क्या आप अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करेंगे? उनके परिवार ने करीब 25 लाख रुपए के बराबर की वो रकम देने से इनकार कर दिया जो उनके पति मांग रहे हैं। गवर्नर कहते हैं कि उन्हें तलाक नहीं लेना चाहिए। सिर्फ उनके पति को ये चेतावनी दी गई कि अगर आगे भी बदसलूकी की तो सजा दी जाएगी। आज तालिबान की नीतियां वैसी ही है जैसी उन्होंने 1990 के दशक में इस्लामी धार्मिक कानून की सख्त व्याख्या की बुनियाद पर लागू की थी। तालिबान के सत्ता में आने के पहले हफ्ते ये महिला विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरी थी, मगर अब हमें उनसे छिपकर मिलना पड़ा। उनकी सुरक्षा के लिए हम उनकी पहचान नहीं बता सकते। मैंने पूछा कि तालिबान महिलाओं पर पाबंदियां क्यों लगाना चाहता है। मुझे लगता है कि तालिबान डरा हुआ है। वो पढ़ी लिखी महिलाओं से डरता है। उन्हें पता है कि पढ़ी लिखी महिलाएं तालिबान जैसे अज्ञानी पैदा नहीं करेंगी।
वो महिलाओं पर पाबंदियां इसीलिए लगाते हैं ताकि वो समझदार लोगों की परवरिश ना कर सके, क्योंकि उससे तालिबान का खात्मा हो जाएगा। सत्ता में लौटने के बाद तालिबान ने कहा था कि वो बदल चुके हैं, लेकिन 5 साल बाद भी ये ऐसा मुल्क है जिसे पुरुष चला रहे हैं और जो पुरुषों के लिए ही चलाया जा रहा है। आपने वादा किया था कि आप मानवाधिकारों का सम्मान करेंगे, महिलाओं को जिंदगी, काम और पढ़ाई के हर क्षेत्र में हिस्सा लेने देंगे। आपने वादा क्यों नहीं निभाया? Why did you fail keep your promise? मैंने शरिया को एक जरूरी शर्त बताया था। हम महिलाओं के अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरी बातों को शरिया के दायरे में रहते हुए देने के लिए गंभीर हैं। लड़ाकों के एक संगठन के तौर पर तालिबान ने साबित किया है कि वो टिक सकता है। अब सवाल यह है कि क्या वो संकट से जूझ रहे इस देश को चला सकता है, और अगर चला सकता है तो कितने वक्त तक? बीबीसी संवाददाता कावून खामोश की रिपोर्ट। और जंगलों की ऐसी आग जिससे हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अब तक 15,000 एकड़ से ज्यादा इलाका जल चुका है और 30 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। और ये आग लगी है अमेरिका के नेवाडा राज्य में, जिसे बुझाने की कोशिश चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि आग इंसानी गतिविधि की वजह से लगी, फिर भी पुख्ता तौर पर अब तक इसकी वजह साफ नहीं है। देखिए बीबीसी संवाददाता शाइमा खलील की रिपोर्ट। आग अब इतनी बढ़ी कि लोगों के घरों तक पहुंचने लगी। हॉक फायर इतनी तेजी से फैली कि रैनो के बाहरी इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर निकलना पड़ा। आग की लपटें मेरे घर के काफी करीब और गहरा धुआं भी था, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा घर बचा है या नहीं। राहत शिविरों में लोगों को रहने की जगह, खाना और जरूरी कपड़े मुहैया कराए जा रहे हैं। कुछ परिवार शनिवार से ही अपने घरों से दूर हैं और उन्हें नहीं पता कि लौटने पर उनका घर उन्हें मिलेगा भी या नहीं। हमारे फोन पर अलर्ट आया और सारे पड़ोसी एक साथ बाहर निकल आए। हम सब यही सोच रहे थे कि हमें यहाँ से निकलना होगा। चारों तरफ बहुत धुआं था, अफरा तफरी मची हुई थी। नेशनल गार्ड उन इलाकों में लोगों की आवाजाही कंट्रोल कर रहे हैं। ऊपर से हेलीकॉप्टर पानी बरसा रहे हैं, जबकि नीचे फायर फाइटर्स आग को फैलने से रोकने के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं। मौसम इस काम में रोड़ा अटका रहा है। तेज हवाएं मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। इसके बावजूद कुछ कामयाबी मिली है। फायर फाइटर्स आग के 1/4 से ज्यादा हिस्से को फैलने से रोकने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तेज हवाएं आग की लपटों का रुख दूसरे घरों की तरफ मोड़ सकती हैं। Please do not venture into those areas. उन इलाकों में जाने की कोशिश ना करें जो बंद हैं, खासकर नॉर्थ वर्जीनिया और उसके आसपास के इलाकों में। वहां से दूर रहें और फायर फाइटर्स को अपना काम करने दें ताकि वो आग पर काबू पा सकें। कुछ लोगों को अब अपने घर लौटने की इजाजत मिल गई है, लेकिन अगर फिर कुछ हुआ तो उन्हें दोबारा घर छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। करीब 40,000 लोगों को अब भी इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई है, लेकिन आग का आगे बढ़ता करीब 3/4 हिस्सा अब भी बेकाबू है। पहाड़ियों में जमीन बेहद सूखी है। हवा किस ओर जाएगी पता नहीं, और हजारों परिवारों के लिए खतरा अभी टला नहीं है। बीबीसी संवाददाता शाइमा खलील की रिपोर्ट। और भारत के जंतर मंतर पर ट्रेंडिंग दिखा ये गोरिल्ला अब पाकिस्तान के लाहौर पहुंच चुका है और वहां के जेनजीज को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल ये ट्रेंड इस साल भारत में शुरू हुआ था और फिर लाहौर के कुछ युवाओं ने चीन से गोरिल्ला की कॉस्ट्यूम मंगवाई, एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया और अब ये ट्रेंड लाहौर के बाद वहां के दूसरे शहरों तक फैल रहा है। शादी और बर्थडे पार्टीज हो या फिर यूनिवर्सिटी का कोई इवेंट हो, हर जगह एक गोरिल्ला को डांस करते हुए जरूर देखा जा रहा है। देखिए बीबीसी के लिए बुराक शबीर की रिपोर्ट। फुल बेहतरीन, फुल उसने एंगेज करके गोरिल्ला भाई ने हमें रखा और वो लोग जो हमारे डिपार्टमेंट के नहीं भी डांस करते थे ना, उन्होंने भी आज डांस किया है। बहुत मजा आया, आप देखिएगा, बहुत शुगर लगा आज। वो कहते हैं ना, शादी में दूल्हा होना हो पर गोरिल्ला होना चाहिए। आखिर है कौन ये गोरिल्ला जिसने हर तरफ धूम मचा रखी है? शादियों, सालगिरह और हत्ता कि अब यूनिवर्सिटीज की तकारीब में भी ये गोरिल्ला इंतहाई जोश से नाचता नजर आता है और सोशल मीडिया पर इसकी डांस की रील्स वायरल होती हैं। दरअसल इस साल के आगाज में ये ट्रेंड इंडिया में देखा गया और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पाकिस्तान की जेनजी ने भी इसमें खासी दिलचस्पी का इजहार किया।
इस साल के स्टार्ट में डांसिंग गोरिल्ला का ट्रेंड इंडिया से शुरू हुआ था। वो हमने इंस्टाग्राम पे देखा, हमें बहुत अपील किया, हमने कहा कि हम इसको पाकिस्तान में लाते हैं। लाहौर के चंद नौजवानों ने चीन से गोरिल्ला कॉस्ट्यूम मंगवाया और इंस्टाग्राम पेज बनाकर गोरिल्ला डांस के जरिए लोगों को तफरीह फराहम करने का काम शुरू किया। हमारी पहली वीडियो पे ही 3 मिलियन व्यूज़ हैं आज, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अच्छी ही चली। जब हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला तो हम भी सीरियस हो गए। बेसिकली इस कॉस्ट्यूम के अंदर एक बंदा होता है, और कॉस्ट्यूम के अंदर आपने देखा होगा कि वो बहुत फूला हुआ होता है। तो एक फ़ैन लगा होता है कॉस्ट्यूम के अंदर, साथ एक बैटरी होती है, और वो साथ जब प्लग इन होता है तो पंखा चल जाता है। हमारी जो बैटरी है वो हमें 4 से 5 घंटे का बैकअप दे देती है तकरीबन, इससे कम भी हो सकता है। इस जदीद ट्रेंड में कोई शख्स गोरिल्ला का लिबास पहनकर इंतहाई जोश से ऐसे रक्स करता है कि उसे देखने वाले भी खुद को डांस करने से रोक नहीं पाते। काफ़ी लोग अक्सर होते हैं, कहते हैं हमारे कौन से दूल्हा है, मेहंदी वगैरह पे जाते हैं, दूल्हे वगैरह होते हैं, बर्थडे पे जाते हैं, तो कोई लोग कहते हैं हमें शादी पे जाते हैं तो कहते हैं हमारे दूल्हे के साथ आपने मजाक करना है, ठीक है, उनको डांस वगैरह करके दिखाना है, उनके साथ हंसी मजाक वाला आपने कॉमेंट करना है, उनको पकड़ना है, भगाना है, बच्चों को डराना है, ये सारी मूवमेंट वगैरह होती है। हम इतना एक्साइटेड थे कि हम 1 महीने पहले से बुकिंग करा के बैठे हुए थे। मतलब आप अंदाजा कर रहे हैं हमारी एक्साइटमेंट का। गोरिल्ला और डीजे ने मिलकर एक बहुत अच्छा सब ने बहुत एंजॉय किया। एक मेमोरेबल डे बना गोरिल्ला की परफॉर्मेंस की वजह से। लाहौर से शुरू होने वाला ये सिलसिला अब पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी मकबूल हो रहा है। और लंदन जू में आजकल हर कोई अपना वजन करा रहा है, लेकिन यहाँ वजन मशीन पर इंसान नहीं बल्कि जू के जानवर करा रहे हैं। सालाना होने वाले इस वेट चेकिंग के दौरान जानवरों का वजन का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस बार वजन के मामले में मुकाबला है करीब 650 किलो के बैक्टीरियन ऊंट और लगभग 700 किलो के जिराफ के बीच में। और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक के लिए आप मुझे एक्स पर लिख सकते हैं। मेरा हैंडल है @BBC सारिका। और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का नया ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, चुनिए BBC न्यूज़ हिंदी, पाइए भरोसेमंद न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट, एक्सप्लेनर्स, सब कुछ एक जगह। अब कल आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी के साथ।